आपने हिडमा के एनकाउंटर का जिक्र किया अभी, और बस्तर के विकास के रोड मैप की राह भी इसके आगे ही जाती है। अभी नवंबर में ही हमारा बिहार में पावर प्ले हुआ था। हमारे एडिटर इन चीफ राहुल कंवल यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने देश के गृह मंत्री जी से पूछा था हिडमा के बारे में ही कि अगर वो एनडीटीवी देख रहे हैं हिडमा या उनके साथी, तो उनको क्या संदेश है। तो गृह मंत्री जी ने उस वक्त कहा था कि पुनर्वास ही एकमात्र रास्ता है, और अगर कोई पुनर्वास नहीं करता है तो हमारी फोर्सेस तैयार हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिडमा के बाद अगर कोई जो बचे हुए नक्सली हैं उनके लिए आपको क्या कहना है, कैसे वो मुख्यधारा में जुड़ सकते हैं। आपकी जो पुनर्वास पॉलिसी है वो पहले से कैसे अलग हुई है। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई शुरू किए तो उस समय हम लोगों के पास ये भी चुनौती थी कि नक्सलवाद समाप्त करना ही मतलब पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में विकास को भी पहुंचाना पड़ेगा ताकि वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़े रहें और पुनः उस क्षेत्र में नक्सलवाद नहीं पनपे। और इसके लिए हम लोग एक नियत नेलानार योजना शुरू किए। ये गोंडी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव। और उसके माध्यम से जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए और हमारे गांव नक्सल मुक्त होते गए, तो वहाँ पर नियत नेलानार योजना के माध्यम से सरकारी योजनाओं को हम लोग पहुँचाना शुरू किए। आज वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है, पानी पहुँच रहा है। उधर राशन भी नहीं पहुँचता था, राशन कार्ड लोगों के मतलब बन रहे हैं, राशन भी पहुँच रहा है। दूर संचार के साधन खड़े कर रहे हैं, स्कूल वहाँ खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। तो सरकार की जो भी योजना है उसको नियत नेलानार योजना के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। और रही पुनर्वास की बात, तो एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग लेके आए। हमारे माननीय गृह मंत्री जी प्रदेश के बैठे हैं, इन्होंने शुरुआती दौर में कई प्रदेशों का दौरा भी किया, वहाँ के पुनर्वास नीति का अध्ययन भी किया, और सब मिला जुला के हम लोग अच्छा पुनर्वास नीति भी लेके आए। और उसी का परिणाम है कि आज 2000 से ज़्यादा लोग आत्मसमर्पण भी किए हैं। इसमें मतलब जो आत्मसमर्पित करते हैं तो उनको 3 साल तक 10-10 हज़ार रुपये प्रति महीना आर्थिक सहयोग, उनका स्किलिंग करा के उनको स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार से जोड़ने का काम। और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो भूमि के लिए मतलब जमीन खेती के लिए 1 हेक्टेयर उनको जमीन, सरकारी क्षेत्र मतलब शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल जमीन। और अगर कोई इनामी है वो आत्मसमर्पण करता है तो उसका राशि उसी को वापस, पहले वो सुरक्षा में चला जाता था। तो ये सब हम लोग नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था किए, तो उसी का परिणाम है कि आज इतने बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। एक मनोज, आप कुछ कह रही थी। 2047 की जब बात करते हैं विकसित भारत की, उसमें छत्तीसगढ़ को और आसपास के पूरे इलाके को कहाँ देखते हैं, और आपको लगता है कि मोदी की गारंटी जिसकी बात हुई है वो आपके कार्यकाल में आपने उसको कितनी सफलता से जमीन पर उतारा है। जब हम लोग सरकार में आए तो सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि मोदी की गारंटी को पूरा करना है। कहे कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी ने 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और आज बताते हुए गौरव होता है कि आज 2 साल भी नहीं हुए हैं और करीब 1.5 साल में ही हम लोग मोदी की गारंटी के अधिकांश कामों को पूरा किए हैं। एक तो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। पिछली सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये आश्वस्त किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देगा। और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और आज ये 2 साल के अंदर में सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं, सारे मकान स्वीकृत हो गए हैं। और बराबर हर
गांव में पंचायत में मकान बन रहे हैं। उसके बाद ये धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर आधारित हैं, तो उनसे भी वादा था कि हम उनका धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। वो वादा भी पूरा कर रहे हैं। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो भी वादा पूरा कर रहे हैं। इतना तक कि 13 लाख किसानों का जो 2 साल का बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया, उसको भी दिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना में अभी 21वां किस्त दे चुके हैं। 13,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा 70 लाख महिलाओं के खाते में हर महीना भेजते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जहाँ पर गरीब लोग, जनजाति समाज के लोग, जिनका तेंदुपत्ता से भी बड़ा गहरा नाता है, हरा सोना उसको बोलते हैं, तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 वो किए हैं और उनका पूरा तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं। बोनस वापस दे रहे हैं। चरण पादुका योजना फिर से शुरू किए हैं। गरीब लोग गर्मी के दिनों में जंगल जाते थे, खाली पैर जाते थे, कई बार कांटा खोटी लगता था, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाती थी, पैर काटना पड़ता था। पिछली सरकार में भी बंद हो गया था। सरकार में आने के बाद फिर हम लोग चरण पादुका योजना शुरू किए हैं और आने वाले साल तो हम लोग पुरुष जो तोड़ते हैं तेंदुपत्ता, उनको भी देने वाले हैं, चरण पादुका देने वाले हैं। तो इस तरह से मतलब काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, चूंकि आपके परिवार का जनसंघ का भी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आपने अपना सियासी सफ़र दिलीप सिंह जूदेव जैसे नेताओं के साथ शुरू किया, जो मतांतरण के खिलाफ देश भर में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मेरी सहयोगी भी ये कह रही थी, हम थोड़ी देर पहले हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो मतांतरण को लेकर क्या आपका स्टैंड अभी भी वही है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले बस्तर में शव न दफनाने देने का मामला अपने आप में शायद अनोखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा, देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुँचा। तो कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि एक शव को क्या उसके गांव में दफनाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। तो इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने 5 बार सांसद के रूप में, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से सांसद रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और उनके साथ 25 वर्षों तक हमने काम किया, जिन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना भी देखा था। और आज मतलब उन्हीं के आदर्श पर हम चलते हैं। और क्या प्रश्न था एक में थोड़ा सा? मतांतरण को लेकर मतांतरण तो हम लोग बेसिकली वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है और आज जो पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी जनजाति समाज का है, तो इनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। आज हजारों प्रकल्प इसके हैं में खुला हुआ था। और आपके जिले में 52 या 54 के दशक में, 52 में 1952 में इसकी स्थापना श्रद्धेय बाला साहब देशपांडे जी ने किया था। आज हजारों प्रकल्प के माध्यम से पूरे देश में जनजाति समाज का विकास का काम, इनके संरक्षण का काम वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। तो दिलीप सिंह जूदेव जी भी हमारे जसपुर से ही थे और उस क्षेत्र में कुनकुरी में एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च भी है और हेल्थ और एजुकेशन चर्च वालों का उस क्षेत्र में, उसके माध्यम से काफ़ी उनका बोलबाला है। तो धर्मांतरण भी खूब होता था। तो माननीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने घर वापसी कार्यक्रम शुरू किया। लाखों लोगों को जो कन्वर्ट हो गए थे, उनको अपने हाथ से उनका पैर धोते थे। एक राजा होते हुए कन्वर्टेड लोगों का अपने हाथ से पैर धोते थे और यज्ञ अनुष्ठान करा के उनको मतलब हिंदू बनाते थे फिर से। तो ऐसा लाखों लोगों को उन्होंने वापस हिंदू बनाया।
और ये जो घर वापसी का कार्यक्रम है, आज उनके सुपुत्र श्री प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और तो वो भी स्पष्ट कहते थे कि हम लोगों को कोई ईसाई धर्म से कोई विरोध नहीं है और ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो लोग अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी की अशिक्षा का फायदा उठाया जाए, किसी की गरीबी का फायदा उठाया जाए, किसी को बहला फुसला के उसका अगर धर्म का परिवर्तन कराते हैं, सेवा करके फिर उसको सौदा किया जाए कि आपका ये सेवा किए तो आप ईसाई बनो, तो इसके खिलाफ वो रहते थे, लगातार उसके खिलाफ रहते थे। और हम भी आज उस पर कायम हैं कि आज ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी के आप अगर गरीबी का फायदा उठा के, किसी की अशिक्षा का फायदा उठा के, किसी को मतलब चंगाई के माध्यम से बहला फुसला के ये सब अगर धर्मांतरित करते हैं तो ये गलत है और इसका मतलब हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है? क्या सरकार इस पर कोई कानून लाएगी और या उसको रोकने की क्या कोशिश होंगी? वैसे धर्मांतरण को लेके हमारे प्रदेश में कानून तो पहले से है, लेकिन इसको और कड़ा करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि दिसंबर में 14 दिसंबर से हम लोगों का शीतकालीन सत्र है और उसमें निश्चित रूप से ये कड़ा कानून आएगा। बिल्कुल। अब मैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है और आप कह रहे हैं कि धान के कटोरे की छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो वापस आएगी। आप छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का आर्थिक इंजन बनाने की बात करते हैं, तो ये कैसे होगा? इसका क्या रोड मैप है? देखिए, एक तो हम लोग छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति 2024-30 लाए हैं और हमारे उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ हमारे उद्योगपतियों के साथ सबसे सलाह मशुरा करके उद्योग नीति लाए हैं और इसकी सराहना देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। और अभी 1 साल ही हुए हैं इस नीति को लॉन्च किए हुए अपने प्रदेश में और करीब 7.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है विभिन्न सेक्टर में। और निवेश प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है, आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम और भी कई क्षेत्र में काम शुरू हो गया है। और इसमें हम लोग रोजगार को विशेष जोर दे रहे हैं कि कोई उद्यमी अगर अपने उद्यम में 1000 करोड़ का निवेश करता है या स्थानीय लोगों को 1000 लोगों को रोजगार देता है, तो हमारी नई उद्योग नीति में एक 20 स्पोक है, उसके तहत विशेष उनको इंसेंटिव देने का प्रावधान है। तो बड़ा ये लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा हम लोग खेती को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं और उनके लिए हम लोग सिंचाई का साधन बढ़ाना चाहते हैं। आपको बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि अभी करीब 1500 पुरानी सिंचाई योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा डैमेज, किसी में सील्ड जमा था, कहीं का केनाल टूटा था, तो अभी मेरे पास जल संसाधन विभाग भी है। जब मुझे जानकारी मिली कि ये 150 सिंचाई योजनाएं हैं और इसको अगर दुरुस्त किया जाए तो करीब 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा, तो मैंने एक मुश्त 2800 करोड़ की स्वीकृति दे दी, 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। और ये सब जो पुराने योजना है